नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया में कथित तौर पर शांति के ठेकेदारों ने मौत का तांडव शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जो किया उसे इंसानियत शर्मसार है। अमेरिका ने दावा किया, इजराइल ने दावा किया, सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। इस बात का ऐलान ईरान से भी हो गया, लेकिन अब एक और दावा किया जा रहा है। दावा यह है खामेनेई जिंदा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक फिल्म का भी बहुत जिक्र किया जा रहा है, जिस फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है। फिल्म की कहानी में हीरो मर जाता है, लेकिन अगली कहानी में वो फिर से वापस लौट आता है। तो क्या यही खेल ईरान में भी है? और क्या खामेनेई वाकई जिंदा है? सोशल मीडिया पर ऐसे दावों के पीछे की हकीकत क्या है? जानकारों का कहना है कि इतने तेज और शातिर खामेनेई किसी साधारण हमले में कैसे मारे जा सकते हैं? क्या इसके पीछे ईरान कोई बड़ा गेम प्लान खेल रहा है, या पर्दे के पीछे एक बड़ी कहानी है ताकि ईरान हमला करने को लेकर मजबूर ना हो? और क्या खामेनेई के मरने की झूठी कहानी में ईरान कई देशों को लपेट लेगा और बाद में खामेनेई जीवित रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ईरान आक्रामकता दिखा रहा है, उससे तो लग रहा है कि ईरान आर पार के मूड में है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब यह कहा जा रहा हो कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार यह दावे किए गए कि खामेनेई मारे गए हैं, लेकिन बाद में खामेनेई जीवित पाए गए, जिंदा वापस लौटे। बताएंगे आपको पूरी टाइमलाइन और कब कब खामेनेई के मरने की कहानी उड़ी और सोशल मीडिया पर क्यों कहा जा रहा है टाइगर जिंदा है। करेंगे इस पर डिटेल से बातचीत, विस्तार से दिखाएंगे आपको खबर। मेहमानों के साथ करेंगे इस खबर पर चर्चा। दुनिया भर में एक खबर आग की तरह फैल गई है, खामेनेई मारे गए, जिसके बाद मिडिल ईस्ट जल रहा है, इंसानियत शर्मसार है, बारूद की गंध फेफड़ों तक पहुंच रही है। दुनिया ने वो देखा जिसकी आशंका तक नहीं लगाई गई थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। तेहरान धुआं धुआं है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि खामेनेई जिंदा है और बहुत बड़े बड़े रक्षा जानकार इस बारे में दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या वाकई खामेनेई जिंदा है? उससे पहले आपको मिडिल ईस्ट के हालात बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान भी पीछे नहीं रुका। अब तेहरान 11 देशों पर एक साथ हमले कर रहा है, और जहां जहां अमेरिकी एयरबेस हैं वहां वहां ईरान अटैक कर रहा है। इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं, इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है युद्ध तो अमेरिका और इजराइल शुरू करेंगे, लेकिन खत्म ईरान करेगा। यकीन ना हो तो 10 तस्वीरें देख लीजिए, एक साथ मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाता हूं। ईरान कहां कहां और किन किन देशों में हमला कर चुका है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ईरानी मिलिट्री IRGC हेडक्वार्टर की देख रहे हैं, जहां पर इजराइल ने हमला किया। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया तो बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, इराक, धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने इस पूरे इलाके को। इतने बम मारे हैं कि अमेरिकी बेस पीछे हट रहे हैं। यह दावा अब्बास अरागची ने, विदेश मंत्री ने किया है ईरान के। खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की मौत की खबर के बाद दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में भी यह प्रोटेस्ट हुआ है। पाकिस्तान में तो लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया और 12 पाकिस्तानी मारे गए। यानी कि पाकिस्तान में तो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। खामेनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं, आक्रोश देखा जा रहा है।
यह आक्रोश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, लखनऊ से लेकर अन्य राज्यों तक प्रदर्शन हुआ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग क्या कह रहे हैं पहले ये सुनवाते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या वाकई खामनेई मारे जा चुके हैं या खामनेई अभी जिंदा है। और हम ये सोचते हैं कि दुश्मन की साजिश से नाबूद होकर रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और जो मंसूबे बना रहे हैं उनके जहनों को भी जंग लग जाए इंशाअल्लाह ताला। और आगे जो साजिशें हो रही हैं इंशाअल्लाह हैदरी, सब हैदरी हैं, हैदरी ही रहेंगे इंशाअल्लाह। खामेनाई को जो रहबर माने थे रहबर ही मानेंगे। उनका खून अमेरिका और इस्राएल ने अभी पुष्टि नहीं की, तभी ईरान ने कह दिया कि खामेनेई नहीं रहे। तो क्या इसके पीछे ईरान कुछ गेम खेल रहा है? क्या खामेनेई सुरक्षित हैं, जीवित हैं? सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि इतनी जल्दी तो खामेनेई नहीं मरने वाले, कि खामेनेई आईआरजीसी के हेडक्वार्टर में बैठकर काम कर रहे थे, वो भी तब जब ईरान पर अटैक हो रहा है। तो खामेनेई उस जगह पर गए जो सबसे हॉट टारगेट है और वहां पर अमेरिका ने बम बरसा दिया और खामेनेई मारे गए। यह थ्योरी मुझे हजम तो नहीं हो रही। तो क्या ईरान पर्दे के पीछे कोई नई रणनीति लिख रहा है? पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के लिए फिलहाल खामेनेई बहुत जरूरी है, उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू कई बार बोल चुके हैं कि खामेनेई का खात्मा जरूरी है। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खुलेआम मीटिंग करते? चलिए अब आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें खामेनेई की मौत को लेकर एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता, उससे ज़्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। यार ईरान, ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता, मुझे नहीं पता, ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक कोई भी तस्वीर जारी नहीं करी CIA ने या मोसाद ने। यानी लकी बिश जो कि रक्षा मामलों की जानकार हैं, स्पाई भी रह चुके, वो ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 10-12 दिन तक तो ये बताना ही नहीं थे खामनेई मारे गए। पहला क्लू। दूसरा क्लू, अमेरिका और इजराइल ने किसी भी तरह की कोई तस्वीर जारी नहीं की है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब खामेनेई के मरने की कहानी सामने रखी हो तेहरान ने या ईरान ने। खामेनेई की मौत की कहानी आज से नहीं, 20 साल पहले से लिखी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कब कब ये कहानी लिखी गई और कब कब जो है खामेनेई के मरने की जो बात है वो फैली। साल 2007 की बात है, इंटरनेट पर अफवाह फैली कि खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान के UN राजदूत ने इसे सिरे से खारिज किया। फिर आ जाइए साल 2014 में। साल 2014 में प्रोटेस्ट सर्जरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर अफवाह उड़ी और कहा गया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से वो जीवित नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। फिर आ जाइए साल 2022 में। महसा अमीनी की मौत के बाद खामेनेई के कई कार्यक्रम रद्द किए गए और इसकी वजह से मौत या गंभीर बीमारी की अफवाहें तेज हो गई और कहा गया कि खामेनेई मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। अफवाहें बहुत तेज हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट की इस खबर को, लेकिन बाद में गलत साबित हुई। आ जाइए 2024 में। 2024 में क्या हुआ? सोशल मीडिया पर फिर से खामेनेई की मौत की खबर चली। खामेनेई का वीडियो जारी हुआ, इसके बाद उसमें खामेनेई जिंदा नजर आए। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर यह खबर फैलाई थी जिससे कि दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके। अब आ जाइए 2025 में, फिर से खामेनेई के मारे जाने की अफवाह फैलाई गई। अमेरिकी हमले में खामेनेई मारे गए हैं यह खबर निकली, लेकिन बाद में चला यह खबर भी झूठी है, खामेनेई जिंदा है। अब आ जाइए आज की तारीख में, जब यह कहा जा रहा है कि US इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट कर जानकारी दी खामेनेई की मौत हो गई। ईरान ने कबूल कर लिया खामेनेई की मौत हो गई। लेकिन खामेनेई की मौत हो गई तो तस्वीर कहां है, प्रूफ कहां है? तो क्या खामेनेई जिंदा है? 1 मार्च को ईरानी स्टेट मीडिया ने मौत की खबर की पुष्टि की। खामेनेई की मौत पर 40 दिन का शोक घोषित कर दिया। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि खामेनेई अपने IRGC हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे
वो जगह जो अटैक में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है कि यहां पर बम गिरेगा ही गिरेगा, राइट। किसी भी देश पर हमला होता है तो वो कौन से हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अटैक होता है? आर्मी मुख्यालय, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यानी कि रेल स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट्स, यही सबसे हॉटस्पॉट्स होते हैं। और अगर यही सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है तो खामेनेई उस जगह जाकर बैठ गए जहां पर सबसे पहले हमला होना था, यानी कि आईआरजीसी का मुख्यालय तेहरान के अंदर। तो क्या खामेनेई वाकई मारे गए या खामेनेई जिंदा है? और ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तेहरान की कोई बड़ी रणनीति है, क्योंकि खामेनेई को ही हटाने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर खामेनेई गायब हो जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल शांत हो जाएंगे, और इस बीच ईरान को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि ईरान थोड़ा यूरेनियम और एनरिच कर ले। कुछ भी हो सकती है पीछे की बात। मैं इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर चीजों को बहुत एनालिसिस करने की भी कोशिश करूं तो ईरान के बैक स्टेज में क्या प्लानिंग चल रही है उसको डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि ये खबरें बहुत अर्ली स्टेज में है। तो इस खबर को समझने के लिए मैंने बुला लिया एक बहुत बड़ा पैनल, और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कर्नल एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपसे शुरुआत करके चलूं, और मेरा पहला सवाल यह है, क्या खामेनेई जिंदा हैं? क्योंकि जो थ्योरी मैंने बताई अभी तक, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, शायद आप तक वो बात पहुंची होगी। मुझे इस बात पर तो यकीन नहीं है कि खामेनेई एक ऐसी जगह बैठे हुए थे जो टारगेट लिस्ट में सबसे टॉप पर हो, और वहां पर अमेरिका ने हमला कर दिया और खामेनेई मारे गए। विवेक जी, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें लॉजिक है। कल भी हम बहुत जगह मीडिया चैनल्स पे ये बात कर रहे थे जिक्र कि जब भी ऑपरेशन होता है, अगर कोई टॉप लीडर मारा भी जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है तो कोई भी कंट्री उसको इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि इससे उसके ऑपरेशन, उसकी फोर्सेस के ऊपर यानी वहां के सिविलियंस और वहां के नागरिकों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। और यही इस बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी जल्दी ईरान ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो कहीं ये मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है या एक साइकोलॉजिकल ऑप्स है, या दोनों ही है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि कल रात के अंदर नेतन्याहू ने, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस बात का संभावना जताई थी। उन्होंने गारंटी नहीं कहा था कि यस ही इज डेड, उन्होंने कहा इस बात की संभावना है कि ही नो मोर। तो ये बात अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोल रहे थे, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखें कि इस बात को लाइटली थोड़ा नहीं लिया जाना चाहिए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो है कि जो मोसाद के बॉस है, हेड है, और एक तरह से उनकी हर बात में कुछ वजन होना चाहिए। लेकिन ये बात दूसरी जगह ये भी एक तरह से डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो रही है कि ईरान जैसा कंट्री इतनी जल्दी से अपने सुप्रीम लीडर का एक तरह से एलिमिनेशन मान लेता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस बात का फर्क इंटरनेशनल मीडिया में आएगा और इस पे उनके देश के अंदर भी फैलेगा जरूर। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने अपने अंदर इंटरनेट को थोड़ा कंट्रोल किया होगा, सोशल मीडिया का कंट्रोल किया होगा, सो दैट पब्लिक के अंदर पैनिक ना फैले। तो ये मेरी रीजन हो सकता है कि शायद उनको उसमें इस बात को फैलाने में कोई उनको नुकसान नहीं लगा हो। लेकिन अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब है, उन्होंने दोनों ने इस बात को एक तरह से सर्टिफाई किया है कि उनको मार दिया गया है। पर बात यह है कि जी, अब दोनों पक्षों को विचारने के बाद यह लगता है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन अभी अंडरवे है, मिडवे है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम भी इस बात पर नहीं पहुंच सकते कि नहीं, लेकिन जो बात आईडीएफ कह रही है कि हमने आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर हमला किया और वहां पर खामनेई मौजूद थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और खामनेई मारे गए। जब ईरान पर अटैक हो रहे हैं तो कोई भी सुप्रीम लीडर जो इतना जरूरी है उस देश के लिए, वो किसी ऐसे कमांड सेंटर में क्यों बैठेगा जो सबसे ज्यादा हॉट टारगेट होगा? वो तो बंकर में रहेंगे या फिर ऐसे किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन में रहेंगे जहां पर उनके होने की जानकारी ही ना हो।
विवेक जी, इस कंफ्यूजन और इस रहस्य के दौरान मैं एक चीज, थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी जरूर पाता हूं। जी। देखिए, ये जो 3 महीने से चल रही थी कि आज अटैक होगा, रात को होगा, कल होगा, परसों होगा, हम डेली देख रहे थे, ये घटनाएं डेली डेली हाँ। हो रही थी और बातों के स्थान बदले जा रहे थे। बातों के, एक तरह से देखा जाए, ऐसी शर्तें थी, उनको पता था ईरान नहीं मानेगा, तो एक तरह से ये बात बिल्कुल साफ दिख रही थी कि बातों के जरिए समय को बाई किया जा रहा है, दोनों साइड के द्वारा। अब एक स्थिति ऐसी आती है जब आप बातचीत करते करते एक लंबा वक्त बिता देते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी महकमे के अंदर भी इनहेरेंट थोड़ा सिलेक्टनेस आ जाती है। ये थोड़ा नेचुरल है। नहीं, लेकिन तो खामनेई हो को लेकर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा रिस्क लेंगे वो। मैं ब्रिगेडियर साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद दामोदर सिंह आपके पास। और ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है जो बात मलिक साहब कह रहे, खामनेई को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेंगे वो भी ऐसी स्थिति में जब ईरान अंडर अटैक हो? विवेक देखिए, अगर ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है तो मैं कहूँगा कि शाबाशी देनी चाहिए ईरान को, पर मुझे नहीं लगता कि खमनी बचे हैं। उसकी वजह ये है कि जब पिछले साल भी दोनों देशों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, हाँ। तो उससे पहले बहुत से इंटेलिजेंस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमनिट वहाँ ईरान में भेजे गए थे। मोसाद के भी थे, CIA के भी थे, और उस टाइम उन्होंने IRGC के भी कमांडर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। और यही वजह है कि जो टॉप साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइट पे उनके काम कर रहे थे ईरान के, साथ ही साथ उनके मिलिट्री लीडर्स, हमें पता है प्रिसिशन स्ट्राइक्स के साथ मारे गए। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, सैटेलाइट इमेजरी, रेडिएशन। आजकल तो ये है कि मतलब आपकी रेडिएशंस तक पिकअप हो जाती हैं। तो तब से लेके आज तक जो है 101% ये CIA और मोसाद जो है वो इस टो में था कि कहाँ पे खमनी का पता चले। क्योंकि जब पिछले साल जब ये युद्ध चली थी और इस साल भी शुरू शुरू में, उस टाइम खमनी अपना मतलब तकरीबन डेली वो अपनी जगह बदल रहे थे, चाहे टनल, अंडरग्राउंड टनल के थ्रू दूसरी जगह जा रहे थे, या उनको किसी तरह से कैमोफ्लेज करके ले जाया जा रहा था। जो भी था वो बच गए। अब ये जो टाइम, अभी हम टाइम की चर्चा कर रहे हैं, जैसे विवेक साहब भी, अपना कर्ण साहब भी बता रहे थे और विवेक आप भी बता रहे हैं कि एक टाइम जो है 3 महीने 2.5 महीने का लिया गया है। और ये उस टाइम ये जताया गया कि अमेरिका जो है वो एक संधि में विश्वास रखता है, और इसीलिए वो बार बार ईरान को बोल रहे हैं कि भैया आप निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाइए और डिस्कस करते हैं और ये मसले को ख़त्म करते हैं। पर अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ही शातिर हैं। पता है आपको कि पिछली बार भी जब ये सीज फायर की बात हो रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, एकदम से उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर्स डिप्लॉय करके जो है नतांज में, इरसान में, फोर्दो में जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर एकदम से अटैक कर दिया था। अंदेशा था, पर यह था हो सकता है 15 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, पर उन्होंने एकदम से कर दिया। और यही सिचुएशन अब हुई है। क्यों उन्होंने अटैक किया? जो मेरी समझ में आता है कि उनको 101% ये यकीन हो गया था कि अल खमेनी की लोकेशन क्या है। देखिए, ये ऑपरेशन का मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि इजराइल को जो है, सॉरी, ईरान को जो है वो न्यूक्लियराइज्ड स्टेट नहीं बनाना है फॉर मिलिट्री पर्पस, कि उनके पास कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल्स ना है, पहली चीज़। दूसरा, रजीम चेंज की बात हो ही रही थी, बहुत टाइम से हो रही है। इनफैक्ट 1979 में जब आयतुल्लाह खोमेनी आए थे, ये खमेनी है वो खोमेनी है, तो उन्होंने पूरा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा ले आए थे कि आज के जो आज की अगर हम बात करें तो ईरान में जनता बटी पड़ी है। वो बहुत से ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम जो 1979 से पहले एक मॉडर्न देश थे, एक प्रोग्रेसिव देश थे, हम वहाँ जाना चाहते हैं। और जो रेडिकलाइज हैं, जैसे IRGC के जितने भी सैनिक हैं या कमांडर्स हैं, वो सब रेडिकलाइज हैं। तभी वो जो इनर कोटरी है, इनको प्रोटेक्शन जो दी जाती है अल खमेनी को, वो IRGC से दी जाती है। तो ये पूरा, नहीं सर, ये थ्योरी की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई थी और अमेरिका के पास प्रिसाइज लोकेशन थी, इजराइल के पास भी प्रिसाइज लोकेशन थी, और इसलिए अटैक शुरू किया। अगले ही दिन खामेनी को असैसिनेट कर दिया अमेरिका ने या इजराइल ने। इसको लेकर अभी तक CIA ने या फिर मोसाद ने कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब वो कह रहे हैं मारे गए, सब कह रहे हैं मारे गए।
विवेक, ऐसा है कि हमें समझने की एक चेष्टा करनी चाहिए। हाँ। आज तक पिछले साल जो है इनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुए थे, हाँ। जीबीयूज इस्तेमाल हुए थे, हम्म। और जीबीयूज जो है वो पूरे विश्व के सबसे ध्वस्त करने वाले जो है बॉम्ब्स हैं, और जिनको बंकर बस्टिंग भी बोलता है, और बहुत मतलब 100-150 किलोमीटर तक जो है नीचे तक चले जाते हैं। आज तक कहीं पे भी या ईरान ने, या मोसाद ने, या सीआईए ने, या प्रेसिडेंट ट्रंप ने, किसी ने स्टेटमेंट ये नहीं दी कि वहां तबाही क्या हुई और कितनी हुई। वैसे ही ये जहां पे भी लोकेटेड थे, जो सुनने में आया कि तकरीबन 30 मिसाइल्स या बॉम्ब्स उस लोकेशन पे डाले गए हैं। अगर इतनी ज्यादा तबाही की है तो देखिए, मारे तो गए हैं, पर उसकी पुष्टि तब तक 100% नहीं होती जब तक कि शरीर आपको जो है उनका शरीर ना मिले और एग्जैक्टली। डीएनए ना हो। अब जब बिन लादेन मारे गए थे तो उनका डीएनए हुआ था, कंफर्म हुआ था कि बिन लादेन है, और उसके बाद ही अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि बिन लादेन मारे गए। और इस केस में भी यही होगा। पर अगर स्टेट मीडिया ने आके ये स्टेटमेंट दी है तो वो चीज मायने रखता है। आपने नहीं सर, देखा लेकिन 2024-25 में भी ईरानी एजेंसीज ने खबर फैलाई थी कि खामेनेई मारे गए। अभी वो टाइमलाइन भी हमने दिखाया, हालांकि उसके पहले अफवाह फैली थी, लेकिन 2024-25 में दुश्मनों को, विरोधियों को एक तरह से डिकॉय करने के लिए, गुमराह करने के लिए बात फैलाई गई थी। मैं वो लौटूंगा जी। मैं खन्ना सर, एक सेकंड, आप पूरा कर लीजिए। ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल देना हाँ। चाहूंगा। हाँ। इंदिरा गांधी जी मारी गई थी, हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस, जब इलेक्शन हुए तो 400 सीटों से कांग्रेस आई, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। 400 सीटें उनको मिली। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो गई थी उनके लिए। वही, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जनता के दिल में रोष था, दर्द था, और ये सब के सब एकजुट हो गए, पूरा देश एकजुट हो गया था। हाँ। और वैसे ही अब ये अल खमैनी को पता है कि वो मतलब उनका जो तख्तोताज है वो धीरे धीरे हटने वाला है। तो अब जब इन्होंने देखा कि पूरे देश को इकट्ठा करना है, क्योंकि देश बटा हुआ है, जैसे मैंने बताया, हाँ। रेडिकलिस्ट भी हैं और प्रोग्रेसिव सोचने वाले भी हैं। हाँ। उन सबको एकजुट करने के लिए जो है, ये जो मुझे लगता है खबर फैलाई गई है। मारे तो गए हैं, पर इसको इमिडिएटली इसीलिए उजागर किया कि पूरा देश एक साथ हो जाए। ईरान एक बहुत नेशनलिस्टिक देश है, और वहां के जो बाशिंदे रहने वाले हैं उनको अपनी देश के लिए मर मिटने का उनके अंदर जज्बा है। ये जी। इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो नहीं भी मारे गए हो तो फिर ये खबर फैला दी गई हो, बाद में फिर कभी बता देंगे, क्यों? चूंकि पूरा देश अंडर अमेरिकी अटैक यूनाइट हो जाए। दामोदर जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं लौट रहा हूं मलिक साहब आपके पास। दामोदर सिंह जी। थैंक यू विवेक। मैं संजय सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि हो सकता है साइकोप्स हो, आईआरजीसी ने या उनकी टॉप लीडरशिप ने फैलाया हो, यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि खामनेई मारे गए। आप ये भी स्टेटमेंट देखिए। मुझे कोई तो भी सर देश का डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्राध्यक्ष किसी इस बात तरह पे से विश्वास नहीं होता। वो पता नहीं कब क्या कहता है। आपको नहीं होता अभी है, कल परसों लेकिन कह रहे थे आप उस बात की 11 पुष्टि फाइटर जेट इजराइल। मार गिरा, 11 फाइटर जेट गिरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग में, बताइए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ऑपरेशन के समय या इस तरह की चीजों पे कोई भी गंभीर विषय पे अपना मजाक नहीं बनाएगा। इसके अलावा इजराइल ने भी ये बात कही है, इजराइल की भी मीडिया ने। मैं और तो एक चीज ऑपरेशन आप सिंदूर में पूरी तरह सबसे से ज्यादा झूठ बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इतना गंभीर विषय था। ठीक है, वो उनका नेचर है, व्यक्तित्व है, लेकिन यहाँ पर जब बात उनके उनके ऊपर आती है खुद के ऑपरेशन पे, तो ऐसा कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहेगा इस तरह से। तीसरी बात, ईरान भी इस बात की पुष्टि करता है। और जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, मैं पिछले 2 या 3 महीनों से यही कह रहा था कि ये ऑपरेशन, जब भी मैं किसी चैनल पे बैठा हूँ, कि ये ऑपरेशन उस दिन होगा, कोई कोई इस बात पे नेगोशिएशन टेबल में बैठ के कुछ भी बातें कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इजराइल और यूएस के प्लान पे। उन्हें जिस दिन भी खामनेई या उनको पता लगेगा कि टॉप लीडरशिप उनकी कहां पर है, उस दिन ये अटैक होगा ही होगा। और वही हुआ। आप क्या मानते नहीं इस बात को कि हो सकता है आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप ने कंप्रोमाइज किया हो, किसी को कंप्रोमाइज किया गया हो, या कोई भी उनका मोसाद का आज होम ग्राउंड है ईरान, एक एक खबर उनके पास होती है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तभी तो उन्होंने आईआरजीसी हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सबकी टॉप लीडरशिप को ईरान के अंदर एलिमिनेट किया है उन्होंने। तो इस बार भी जब उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नेगोशिएशन टेबल पे बैठने वाले हैं या हमारे कोई समझौते। उन्होंने वो अपना अपना जो प्लान था टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने का, उन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया बिना किसी डर के। अब उसके बाद जो भी चीजें चल रही हैं, साइकोप्स हो सकती है, कुछ भी। अभी अभी खबर आ रही है कि यूएस अब्राहम लिंकन पे अटैक हो गया। तो एक बात बताएं, जो प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक इजराइल ने करी, ईरान को पता था कि उसके आसपास जो अमेरिकन फ्लीट आ रही है, जो सब कुछ चल रहा था, उसके ऊपर हमला होगा।
आपको पता था नेगोशिएशन टेबल पे आप झुक नहीं रहे हैं, तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर लेते, क्यों नहीं किया आपने? अगर इतना ही सब कुछ था तो आपको पता था आपके ऊपर हमला होना ही होना है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे और डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि अगर ऐसा होता है तो एक चमत्कार कहा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खामनेई अभी जिंदा है। अफवाहों पे और सिर्फ इस बात पे कि नहीं, हाँ ये बात सही है कि उन्होंने बिल्कुल जल्दी एक्सेप्ट किया इसको, भावनात्मक तौर से अपनी जनता ऐसे के ऐसे समर्थन अर्जित ऐसे करने के मामलों लिए। में काफी वक्त लगता है जब कोई देश ये माने कि उनके टॉप लीडरशिप में सबसे जो सुप्रीम लीडर है वो मारे गए। उसमें 10-12 दिन का वक्त लेते हैं कई बार ये डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसा लोग देश में लीडरशिप ये मानकर चलती है कि लोगों का मनोबल ना टूट जाए। लेकिन यहां जी मोसाद के जो एजेंट या जो एजेंटों ने जिन्होंने खबर दी होगी, उन्होंने क्या वो फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ या एविडेंस नहीं दिए होंगे अपने सोर्सेस को? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, और ये रिलीज भी होंगे। समय आएगा, वक्त आएगा, जरूर रिलीज होंगे। और ऐसे कोई भी इतनी सघनता के साथ में इतनी प्रिसाइज ऑपरेशन को अंजाम ही नहीं देगा। वहां पे उनके एजेंट्स होंगे, वो सारे फुटेज और एविडेंस भी होंगे उनके पास, तभी जाके इतनी डिक्लेरेशन हो रही। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इस बात में कोई भी कमी छोड़ी होगी यूएस या इजराइल ने उनके ऑपरेशन में। मैं इस बात पर मलिक साहब का जवाब लूंगा, मेरे भी कुछ और सवाल है उसको भी ऐड करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम तेहरान के दिल पर हमला कर रहे हैं, हमले और तेज होंगे। 40 साल में जो नहीं हुआ वो अब होगा। तो क्या वो रिजीम चेंज की ओर इशारा कर रहे हैं? इस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं अपने डिबेट पर। क्या वाकई खामेनेई जिंदा है? मलिक साहब, आपका रिएक्शन दोनों मेहमानों को सुनने के बाद, और वो पॉइंट जो आप इसके पहले उठा रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उस पर भी डिटेल कीजिएगा थोड़ा सा। जी विवेक जी, मैं अपनी बात को इस तरह से रखना चाहूंगा। देखिए, जब ये आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अटैक एक दिन में किया और दूसरे दिन ही उसका रिजल्ट बता दिया, खासकर खबरें की डेथ के बारे में। देखिए, ये अटैक की प्लानिंग तो देखा जाए पिछले जून से ही चल रही है, और पिछले जून से इस बात पर पूरा पक्का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है कि जब भी अटैक हो, पिन पॉइंट लोकेशन, फुल प्रूफ लोकेशन मिले, सो दैट इनको एलिमिनेट किया जाए। देखो, बात टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम पढ़ते हैं तो उनका क्या एंड गेम ये है कि रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज के लिए सबसे पहला काम है खमेनेई को हटाना, खमेनेई को एलिमिनेट करना। और इस बात में, जैसे कि दोनों वक्ता बोल रहे थे, मैं इस बात से इस चीज को लेकर कंक्लूड कर सकता हूं अपना थोड़ा सा, कि जो मोसाद और सीआईए है वो इतने डीपली पेनिट्रेटेड है वहां की सोसाइटी में, वहां की इवन आईआरजीसी के अंदर भी, कि वो अपनी इतनी गैदरिंग इंफॉर्मेशन और फुल प्रूफ के साथ उन्होंने कोई भी इनपुट दिया होगा तो दिया होगा। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन ये आता है कि यस, मैं मान सकता हूं कि जैसे अभी हमारे सर बोल रहे थे, एक पॉइंट सिर्फ संदेह करता है कि इतनी जल्दी इतनी अपने सुप्रीम लीडर की एलिमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, इसका फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि यस, लोगों की उनको मालूम है कि इजराइल अमेरिका का सामना करना, यस दे कैन ड्रॉ, कुछ दिन आगे खींच सकते हैं। उसके लिए लोगों को एकजुट करना, जैसे कि 1 महीने पहले वहां का जो लोगों का विद्रोह हुआ था, विद्रोह कहूंगा मैं इसको, कि लोग वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने वहां पर उसका क्या किया गया, वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने इस भीड़ के खिलाफ एक दूसरी भीड़ तैयार की, उनको साइकोलॉजिकली तैयार किया कि जो प्रो खमेनेई हुए खड़े। तो ये हो सकता है कि जब नेशन के पैक कोई अटैक होता है बाह्य कंट्री से, किसी बाहरी कंट्री से, तो लोगों के सेंटिमेंट्स को जगाया भी जाता है, लोग सेंटिमेंटल अपने आप होकर इकट्ठे भी होते हैं। तो ये संभव है, एक ही संभावना मैं देखता हूं इतनी जल्दी डिक्लेरेशन की, कि उन्होंने एक सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी वेव जनरेट करने के लिए कंट्री अपने लोगों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर इस चीज को डिक्लेयर किया हो। लेकिन मेरा मन ये भी मानता है कि जो, क्योंकि मोसाद की हम कैपेबिलिटी जानते हैं, पिछले 50, 60, 70 सालों का उसका इतिहास भरा पड़ा है, तो आई टेंड टू बिलीव कि यस, खमेनेई को एलिमिनेट कर दिया गया। जी, ब्रिगेडियर संजय खन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी। देखिए, ये जब अमेरिका ने डिसाइड किया इजराइल के साथ मिलके, अब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं जो 12 दिन की लड़ाई हुई उसके बारे में अभी बात नहीं करना। जी। सबसे पहला मोटिव ये है कि मैं प्रोग्राम में पहले भी बताया कि ईरान किसी भी तरह न्यूक्लियर वेपनाइज स्टेट नहीं होने देना है। उसकी वजह कई है, एक तो मिडिल ईस्ट पे उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। ईरान एक शिया देश है, वहाँ पे 90% शियाज हैं,
और बाकी जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं मैक्सिमम जो है सुन्नी है। और एक तरफ से टर्की, एर्दोगान जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, वैसे ही ईरान के अल खमैनी और सऊदी किंग, ये सब अपना एक वर्चस्व वहाँ पे कायम करना चाहते थे। साथ ही साथ अमेरिका ये चाहता था कि इजराइल, ग्रेटर इजराइल जो है एक तरह से वहाँ पे बनाया जाए, जिससे कि इजराइल को प्रॉक्सी यूज करके, अमेरिका इजराइल को एज प्रॉक्सी यूज करके जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना दबदबा हमेशा के लिए बनाना चाहता था। अब ये जब ये आपकी बार ये स्ट्राइक्स हुई हैं, इसके 5-6 रीजन थे। सबसे पहले न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है उसको तबाह करना है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है। दूसरा था अल खमैनी को जो है तख्ता पलट करना, मारना नहीं। तभी आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने ईरानियन पॉपुलेशन को बोला कि आप स्ट्रीट्स पे आइए, आप बाहर निकलिए, आप नारेबाजी करिए, आप आंदोलन करिए। वो क्यों करना चाहते थे? वो ये चाहते थे कि वहां की खुद की जनता मिल के तख्ता पलट कर दे, अमेरिका को डायरेक्टली उसके अंदर नहीं लाया जाए। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अल खमैनी मारे गए हैं तो उनके बेटे को जो है वहां पे डिक्लेयर किया गया कि उनके बेटे उनकी जगह लेंगे। अब अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है किसी और को लाने के लिए, क्योंकि ईरानियन जनता जो है बिल्कुल भी नकार देगी। मतलब आप संजय जी ये कह रहे हैं कि खामेनेई को असैसिनेट नहीं करना था। अगर खामेनेई मारे गए तो खामेनेई को मारे जाने का फैसला गलत फैसला हो गया अमेरिका का। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है कि जो IRGC आज की डेट में लड़ाई, अगर अल खमैनी मारे गए, उनके टॉप लीडर्स मारे गए हैं, अगर वहां पे जंग कोई खड़ा है तो वो IRGC खड़ी है। तो अगला जो मुद्दा, जैसे अभी इजराइल ने ऑल ऑफ अ सडन काफी ज्यादा ताबड़तोड़ जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़ने शुरू किए। अभी अमेरिका भी शुरू करेगा। उसी जो बेसिक एम है कि किसी तरह जो IRGC का है उसको टोटली डिकैपेसिटेटेड कर दे, कि उसके वो तो मुश्किल है ना संजय जी, 2 लाख IRGC सैनिक हैं। नहीं देखिए 2 लाख है, क्या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर 2 लाख सैनिकों को या तो आप 2 लाख लोगों को मारें, या उनमें से आधों को मारे, आधों को सरेंडर करने पे मजबूर करें। नहीं 1000, 2000, 5000 से तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी के 1,90,000 सैनिक सरेंडर कर देंगे। नहीं, आप समझे नहीं। मैं फिजिकल ह्यूमन सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इन चीजों को खत्म करने के लिए। और अभी ईरान ने जब शुरू किया था, मतलब पिछले 24 घंटे में आप देखें कितने ज्यादा उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। अब जब आप इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप कहीं पे भी अपना अटैक कर रहे हैं, तो आपको वो चीजों को रिप्लेनिश भी करना है। वो चीजें आपके पास आनी भी चाहिए, तभी आप उस जंग को आगे ले जा सकते हैं। 10 दिन की अगर ये लड़ाई चलती तो ईरान तो बिल्कुल खाली हो गया था, उसके बाद कोई वेपन सिस्टम नहीं होता। इंसान जो सोल्जर्स हैं वो होते, पर वो क्या कर पाते बिना वेपन्स के। तो इसलिए IRGC को खत्म करना ये एक मंशा है। जो ऑयल है उसके ऊपर ट्रंप साहब की नजर है ही है। नहीं, उसको लेकर मैं एक बड़ी खबर बता देता हूं संजय जी, वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऑयल का आपने जिक्र किया और अटैक का आपने जिक्र किया, तो एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर समय से पहले हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा मुझे तेल की कीमतों की कोई परवाह नहीं है। ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला जरूरी था, हमला नहीं करते तो परमाणु हथियार बना लेता ईरान। हमले में 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। यूएस जानता है कितने लक्ष्य बचे हुए हैं। इस पर संजय जी आपका रिएक्शन, चूंकि इसी का जिक्र भी आप कर रहे थे। देखिए, अब अमेरिका तो ये बोलेगा कि उसे तेल की चिंता ही नहीं है, ना उसकी चिंता है कि वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, क्योंकि वेनेजुएला का तेल अब उसके पास हो गया, उसके कब्जे में आ गया। और वैसे भी इस एरिया से जो है अमेरिका तेल लेता ही नहीं था, क्योंकि एक तो वो खुद अपना उत्पादन करता है और साथ ही साथ अब उसको वेनेजुएला मिल गया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी बाकी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है IRGC की नेवी ने ब्लॉक किया हुआ है। अब वो ब्लॉकेज 1 हफ्ते में क्लियर होता है, 10 दिन में, 1 महीने में, पर उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। बताया जाता है कि 1 बैरल जो है उसकी कॉस्ट $100 से $150 जो है वो बढ़ जाएगी इसी वजह से।
और आप ये सोचिए कि अगर ये मूवमेंट नहीं हुई, उसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सभी देश, हमारा देश भी इम्पैक्टेड होगा इसमें। पर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि यही एक उनके लिए जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और सस्टेन करती थी, वो उनका ऑयल था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद कर दिया आपने, आपका ऑयल कहाँ गया? आपका भी तो नहीं बिक रहा है। तो ये एक सेल्फ गोल होगा, ये सेल्फ हार्म जो है ईरान कर रहा है। जी, मैं दामोदर जी के पास आ रहा हूं। दामोदर जी, इस पर आपका रिएक्शन, प्लस वो बात अभी भी समझ से परे है कि लोकेशन डिस्क्लोज होने के बाद अमेरिका ने अटैक शुरू किया। अब तो अमेरिका कह रहा है कि हमने तो समय से पहले अटैक शुरू कर दिया। तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ये IRGC का कोई गेम तो नहीं है। हो सकता है विवेक आपकी बात सही हो, लेकिन मेरे पास जो तथ्य हैं और जिस तरह से मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ और जिस तरह से मैंने लेबनान में रह के काफी करीब से हिजबुल्लाह के पैटर्न को देखा है और मैंने चीजों को समझा है, मुझे नहीं लगता कि ये खबर झूठी होगी। और आप ये भी देखिए, उन्होंने जब ये कहा है कि उस समय से पहले अटैक किया, तो समय से पहले उन्हें इंटेल मिला, इसका तैयारी उनकी लंबी थी कि हो सकता है ये इंटेल आने में काफी समय लगे और आगे जाके हमें जब भी हमें खबर मिलेगी हो सकता है ये काफी समय लगाए कभी इकट्ठा होने में। तैयारी उनकी इस तरह से थी। लेकिन अगर उनको समय से पहले ये पता लग गया कि आज हमारा जो टारगेट है या जितने भी हमारे टारगेट एक जगह पे इकट्ठा हैं, अटैक किया उन्होंने, एलिमिनेट किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समय से पहले अटैक किया, समय के बाद। मुद्दा क्या था? मुद्दा था टॉप लीडरशिप को वाइप आउट करना, जो उन्होंने कर लिया। और एक बात जो रिजीम चेंज या लीडरशिप चेंज की आती है, तो एक चीज आप ये भी गौर करें कि पहले कुछ दिनों तक तो ये रिजीम चेंज की बात करते थे, अब आ गए ये लीडरशिप चेंज करने की बात करने पे। तो लीडरशिप चेंज करने का मतलब है कि इन्होंने अपना काम कर दिया। अब ईरान की जनता को तय करना है। ईरान की जनता को संबोधित कर रहे हैं, बयान आ रहे हैं, ईरान की जनता को उकसाया जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ना तो लीडरशिप चेंज होगा ना रिजीम चेंज होगा। हो सकता है थोड़ा लीडरशिप कमजोर होगी और आने वाले समय में रिजीम चेंज पॉसिबल है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? या खामेनेई की हत्या का जो दावा है अमेरिका का, उसके बाद रिजीम चेंज की जो पॉसिबिलिटी थी 10, 20, 30%, वो भी वाइप आउट हो चुकी है? नहीं होगा रिजीम चेंज अब ईरान के अंदर? रिजीम चेंज, और ये रिजीम चेंज होने वाला नहीं है। कट्टरवादिता उतनी ही रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में लीडरशिप थोड़ा कमजोर होगी। अगर कोई अपराइजिंग होती है पहले की तरह, तो उसके पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस हो सकता है या वो सफल हो सकते हैं। लेकिन अभी इसमें सब बहुत सारा समय लगे। अभी फिलहाल तो जो जंग चल रही है इसी को देखते हैं, किस करवट ये बैठती है और क्या होता है। पर एक बात जरूर है कि ईरान को बहुत जल्दी नेगोशिएशन टेबल पे जाना पड़ेगा। ये बात आप देखिए कि ईरान के साथ जितने देश खड़े थे, आप एक समय पे ऐसी अफवाहें चल रही थी कि अमेरिकन फ्लीट जहां पे है उसकी खबर है उनके पास, सारे बेस की खबर है, चाइनीज सैटेलाइट उनको पूरी सुविधा, पूरे फुटेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कोई उनके साथ नहीं है। अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान जो कि उनका सबसे करीबी अभी बनने की कोशिश कर रहा था ईरान का, वो भी लड़ाई में उनके साथ नहीं है। बस उसने निंदा कर दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ईरान कितने दिन पाकिस्तान की sustain हालत कर तो पाएगा इस दामोदर बात जी को? वो वाली है, ना घर के रहे ना घाट के। मैं वही कह रहा हूँ, वो और वाली आपको है। इस बात में पाकिस्तान आश्चर्य के हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ रेड कार्पेट शेयर करते हैं और पाकिस्तान की आवाम जूते लेके ढूंढ रही है आसिम मुनीर और उनको क्या नाम है दूसरे वाले का, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को। 22 पाकिस्तानी मारे गए हैं कराची में यूएस कंसल्टेट के ऊपर हमले में। कौन सा देश होगा हाँ, इतना और दूर वो की लड़ाई अमेरिकी वहां चल गोली रही से है मरे आज हैं। अमेरिकी फौजियों ने मारा है, क्योंकि वो कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज्यादा मतलब क्या ही अपमानित होने वाली घटना हुई। लड़ाई वहां चल रही है, आपके लोग यहाँ मारे जा रहे हैं और वो भी अमेरिकन गोली से। और अमेरिका ने एक बुलेट फायर नहीं किया, उन्होंने बम गिराए हैं ईरान के ऊपर। यहाँ तो गोलियों से मार रहे हैं पाकिस्तानियों को। हाँ, और आप तो आज की इसमें भी तारीख आप में तो कह आश्चर्य ही मत सकते हैं मानिए कि कि कुछ ऊपर वाला कोई भी कष्ट दे अरे दे, लेकिन लड़ाई किसी लंबी इंसान चले, को पाकिस्तान में पैदा ना करे। लड़ाई लंबी चले और हो सकता है पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल भी अमेरिका कर सकता है। कुछ डॉलर में पाकिस्तान नहीं, के हुक्मरान बिक सकते हैं। एक खबर मेरे पास आई थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मेरे पास जानकारी आई थी सोर्सेस के थ्रू कि CIA को ISI ने भी हेल्प किया है वहां पे, हमसे इसमें कोई ये शक नहीं है। खामेनेई को असैसिनेट करवाने में जो दावा किया जा रहा बात नहीं हो सकती। है। आप देखिए ना कि खुल के पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अमेरिकन हमले की निंदा नहीं की। उसने नहीं। इजराइल का विरोध तो किया, लेकिन अमेरिका के हमले की निंदा नहीं की। नहीं। कारण आप समझिए। और इसी बीच में अमेरिका पाकिस्तान को खुली छूट देता है तालिबान के ऊपर हमला करने की। तालिबान इजराइल का समर्थन कर रहा है इस लड़ाई में। तो ये सारे डॉट आप जब कनेक्ट करेंगे ना, तो इतना आसान नहीं है इन चीजों को समझना, लेकिन वक्त लगेगा। कुछ दिनों बाद नहीं, ऐसा तो नहीं मिडिल ईस्ट में खुद अमेरिका फंस जाएगा। संजय खन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। संजय खन्ना जी। जी, दो चीजें। एक तो अभी हम बात कर रहे थे कि ISI ने जो है मदद की है अमेरिका की, 100% की होगी,
क्योंकि जब ये अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर हुआ था और काफ़ी साल से रहा है, तो इंटेल कहाँ से आती थी उनके पास? पाकिस्तान के थ्रू आती थी अगेंस्ट तालिबान, और या जो भी उनके वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो अमेरिकन के अगेंस्ट जो है एक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कल्टीवेट कर लिए हैं अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज, और इसी की वजह से जब ये 12 दिन का युद्ध होना था तो उस टाइम भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी अमेरिका को पाकिस्तान द्वारा, और इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर अब की बार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA, इन दोनों ने ही मिलके ये पूरे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, चाहे सैटेलाइट इमेजरी से की हो, मतलब जो भी उन्होंने इक्विपमेंट, सर्विलेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी पाकिस्तान को अंदर नहीं घुसने दिया है, क्योंकि उनको पता है कि बिन लादेन एक टाइम में पाकिस्तान में पाया गया था। आज की डेट में भी पाकिस्तान ईरान की इस चीज के लिए मदद कर सकता था कि जबकि वो शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है, पर पाकिस्तान बात करता है मुस्लिम ब्रदरहुड की, क्योंकि वो भी अपने आप को एक वर्चस्व कायम करना चाहता है मिडिल ईस्ट में। वो इसलिए करता है, बोलता है कि मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। अब ये जो इनकी संधि हुई है UAE के साथ या सऊदी के साथ, अभी मेरे ध्यान में नहीं, जहन में नहीं आ रहा है, उसमें जो कि एक देश के ऊपर अटैक होगा तो उसको माना जाएगा कि दूसरे देश पे भी अटैक किया, और दोनों देश मिलके फिर सऊदी और कतर के साथ किया है ना अभी इसने, पाकिस्तान ने। नहीं, इससे पहले भी वो इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, पाकिस्तान इंटरनली खोखला मुल्क है पूरी तरीके से। वो फेल्ड स्टेट है, बिल्कुल। लीडर्स हैं, इकोनॉमी, मतलब कटोरा लेके तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। और वो तो खुद वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जहां भी जाते लोग समझते हैं कटोरा लेकर आ गया। मलिक साहब, रिजीम चेंज को लेकर क्या मानना है? मैं इस पर संजय जी आपका भी रिएक्शन लूंगा। रिजीम चेंज, और तो खामनेई अगर है तो फिर रिजीम चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। खामनेई नहीं भी है तो IRGC को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि फिर भी रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कर नहीं सकता। ईरान का जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल है, वो अफगानिस्तान से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। अफगानिस्तान में घुसे थे, 20 साल फंसे रह गए। तो ऑप्शन क्या है? क्या ये एरियल बमबारी चलती रहेगी इधर से इजराइल से लगातार और अमेरिकी बेसिस से? विवेक जी देखिए, जो आज की डेट को देखते हैं, 2 दिन का ऑपरेशंस को देखते हुए जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अभी जो ईरान का स्ट्रेंथ पे है, जो स्ट्रेंथ, 2 स्ट्रेंथ है उसकी। एक तो उसकी IRGC है जो कि ग्राउंड पे है, और वहां की जो टेरेन है वो भली वाफिक उसके हिसाब से ट्रेंड है, जो कि अमेरिकन फोर्सेस, ऑल्दो अमेरिकन फोर्सेस की ट्रेनिंग को भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइम अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड का सवाल इस टाइम बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी बात है, उसकी स्ट्रेंथ होती है मिसाइल्स, ड्रोन्स। मिसाइल्स उसके पास आए हैं, मोसाद और CIA के पास ये पुख्ता जानकारी जरूर होगी कि चाइना ने कितना सप्लाई किया है, किस किस टाइम में सप्लाई किया है। देखिए, पूरा होमवर्क करने के बाद मुझे लगता है कि ये जो कोलिशन US प्लस इजराइल का है, उन्होंने ये ऑपरेशन पूरी कैलकुलेटेड चीजों को करने के बाद किया है, और टारगेटेड अटैक चलेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि लेयर जी मैं ये मानता हूं खामेनेई को नहीं मारना चाहिए था। होमवर्क ठीक है, होमवर्क अपनी जगह है। देखिए विवेक जी, मेरी बात सुनिए। प्रॉब्लम यह है कि अच्छा ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्लियर करने के लिए मैं वापस जाता हूं। बातचीत किस चीज पर हो रही थी? बातचीत 3 मुद्दे पॉइंट थे। सबसे पहले परमाणु का मुद्दा, दूसरी बात थी कि आप इजराइल के साथ जो प्रॉक्सीज हैं इनको डिसार्म करना और एक तरह से उनका अस्तित्व खत्म करना, और तीसरी बात थी मिसाइल्स के प्रोग्राम को ICBM नहीं बनाएंगे आप। जी, ये थी। अब ये बात ऐसी थी कि एक सिर्फ परमाणु में भी, वो भी लिमिटेड वाला, चोरी छिपे ईरान फिर भी करता अगर वो साइन कर भी देता, लेकिन ये पता था कि तीनों पे वो ईरान साइन करने वाला तो छोड़ दो, एग्री ही नहीं करेगा। अब बात आती है कि अगर इन सब प्रॉक्सीज को खत्म करना है जो कि स्टेट पॉलिसी का टूल बन चुके ईरान की, तो क्या रीजन है? क्या वहां की जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी तो पॉलिसी कैसे चेंज होगी? जिस गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के उसको गवर्नमेंट के अंदर शामिल कराया, स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाया,
वो गवर्नमेंट कैसे चेंज कर देगी इसको? तो कहने का मतलब है कि या तो आप एग्रीमेंट पे आए और लिखित में करके और जेन्युइनली उसको क्लियर करे और उसको जी, साफ करे। ठीक है। नहीं करेगा, दूसरा चीज होती है कि आप उस साइको को खत्म करने का, और साइको को खत्म करने, वो साइक किसने डेवलप की, वो जो ब्रेन वॉशिंग है किसने डेवलप की, उसको खत्म करना पड़ेगा। इट जी। मे बी संजय खन्ना जी क्या कह रहे हैं इस पर? जी जी, संजय खन्ना जी, रिजीम चेंज। मैं अपना कर्नल साहब की बात से सहमति रखता हूँ। मेरे हिसाब से रजीम चेंज नहीं, अब जिस तरह की सिचुएशन है, अब रजीम चेंज नहीं हो सकती है। अगर पुष्टि हो जाए 100% अल खमेनी मारे गए हैं और उनकी जगह जो है उनके बेटा ले लेता है, तो मतलब कोई ट्रम्प साहब कुछ भी कर लें, वहां की आम जनता अब ये नहीं होने देगी, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि भाई हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, चाहे वो अच्छा था बुरा था जो भी था, तो ईरानी लीडर मेरा था। तो इस वजह से वहां की जनता कोई भी गलत तार छेड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ छोड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।